अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, मोदी जी को जय श्री राम। और अब तक का सबसे बड़ा चुनावी लक्ष्य। अब की बार 400 पार। आज पूरे देश में, पूरे बंगाल में एक ही गुंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आज पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार 4 जून, 4 जून, 4 जून। एनडीए ने 400 लोकसभा सीटों का जो लक्ष्य तय किया है, आज से तकरीबन 15 दिनों पहले तक उसे असंभव जैसा बताया जा रहा था। बीजेपी के कार्यकर्ता भी मानकर चल रहे थे कि उनके नेता ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए ये आंकड़ा दिया है और एक तरह से हाइप किया जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को ऐसा लग रहा है कि ये लक्ष्य पूरी तरह से उनकी पहुंच में है। पीएम मोदी को हटाने के लिए, कुर्सी से उनको बेदखल करने के लिए अपोजिशन का जो एक कुनबा बनाया गया था, उसके नट बोल्ट एक एक करते खुलते चले जा रहे हैं। और अब जबकि पहले फौज की वोटिंग लगभग 12 दिन ही बच गया है, ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन पूरी तरह से बिखर चुका है। पीएम मोदी इस बात को लेकर निशाना भी साध रहे हैं कि विपक्षी नेता तो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। मैं आपको बताऊंगा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आखिर बीजेपी के हेडक्वार्टर में रणनीति कैसे बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का मूड कैसे भांप लेते हैं? नरेंद्र मोदी ने पब्लिक पल्स मीटर कहां-कहां फिट किया है? जनता के दिल की बात मोदी की जुबान पर कैसे आ जाती है? विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047। प्रधानमंत्री का फीडबैक सिस्टम 24/7 ऑन रहता है। बीजेपी में कम से कम 4 लेयर पर फीडबैक की प्रोसेसिंग होती है और फाइनल फीडबैक के आधार पर नई मैसेजिंग क्रिएट की जाती है। यह सब टॉप लेवल पर होता है। अब की बार हमारे पास 10 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन वाले मोदी की गारंटी से ही डरने लगे हैं। ये अब कहने लगे हैं कि मोदी को गारंटी देने से मना करो। झूठ और धोखे पर टिकी इंडी गठबंधन के पास तो ना नीति है,
ना कोई सिद्धांत ये क्या गारंटी देंगे। ये मोदी है जो गारंटी देता है और वो है जो गाली देते हैं। 400 पार वाला नारा सबकी जुबान पर चढ़ गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनाव को लेकर कोई ढिलाई बरती जा रही है। चुनौतियां हैं और बीजेपी को उसका अंदाजा भी है। बीजेपी के टॉप लीडर्स का दो मेन कंसर्न है। पहला तो ये कि अपोजिशन कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। कई बार चुनाव में ये स्थिति हानिकारक भी हो जाती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये पड़ सकता है कि अपने कार्यकर्ता शिथिल हो सकते हैं और वोटर उदासीन, यानी कि सामने वाले को निस्नाबूद करने के लिए जो अंदर आग होनी चाहिए वो आग चुनौती ना देखकर मिसिंग हो सकती है। एक दूसरी बड़ी समस्या है 1 जून तक वोटिंग का जाना, यानी कि प्रचंड गर्मी में वोटर्स को कैसे बूथ तक खींच कर लेकर आया जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। और ये दो प्रमुख चिंताएं हैं, इसको ध्यान में रखकर बीजेपी के रणनीतिकार अभी से जुटे हुए हैं। वोटर को बूथ पर लाने वाला मैनेजमेंट, जिसे बीजेपी बूथ मैनेजमेंट कहती है, किसी भी दूसरी पार्टी से तुलना करेंगे तो बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट ज्यादा ताकतवर दिखेगा। 24 के लिए बीजेपी ने इसमें नया चैप्टर जोड़ा है, जिसके इंचार्ज आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव की टीम पिछले कई हफ्ते से बस फोन ही घुमा रही है। 19 के चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। बीजेपी के डेटा के अनुसार इससे ज्यादा तादाद लाभार्थियों की है। एक अनुमान के मुताबिक 25 करोड़ से अधिक लाभार्थी वोटर हैं। अश्विनी वैष्णव की टीम लाभार्थियों को फोन घुमा रही है। सबको याद दिलाया जा रहा है कि मोदी ने उनके लिए क्या क्या किया है और अगले टर्म में मोदी सरकार इससे भी ज्यादा करेगी। बस चुनाव के दिन सबको बूथ पर जाकर वोट देना है। इस चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे, टीएमसी को सबक सिखाओगे, बराबर सबक सिखाओगे, मजबूती से सबक सिखाओगे। साथियों, एक एक पोलिंग बूथ में इस बार टीएमसी की जमानत जब्त होनी चाहिए। करोगे? हर पोलिंग बूथ में। आगे बढ़ने से पहले 2024 के इस चुनाव का स्केल समझिए। पूरी दुनिया की जितनी आबादी है उसके हर 10 में से एक आदमी हिंदुस्तान का वोटर है। पूरे यूरोप, अमेरिका और रूस में कुल मिलाकर जितने लोग रहते हैं, इन देशों की जितनी आबादी है उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान में मतदाता है। सोचिए, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा चुनाव और एक ही सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी की राम। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए, युवाओं के नए अवसर के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए। 2024 के जिस चुनाव में करीब 97 करोड़ वोटर वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, वो चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है? देश की सबसे पुरानी पार्टी को जिस चुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे, उस चुनाव को मोदी की पार्टी कैसे लड़ रही है? मोदी की तूफानी रैलियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री का एक एक मिनट बेशकीमती है और बीजेपी बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग के साथ इसका चुनावी इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री के करीब 100 घंटे का हिसाब देखिए। 4 अप्रैल 2024 दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री ने
बिहार के जमुई में रैली की और चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इसी दिन दोपहर 3:30 बजे मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रैली की। 4 अप्रैल को एक दिन में मोदी ने 3500 किलोमीटर का सफर किया। 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 12 बजे मोदी ने राजस्थान के चुरू में रैली की और बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व पैरा ओलंपियन देवेंद्र झांझड़िया के लिए वोट मांगे। इस दिन मोदी ने 600 किलोमीटर का सफर किया। अगले दिन मोदी ने 3 मेगा शो किए। 6 अप्रैल 2024 सुबह 11:30 बजे यूपी के सहारनपुर में मोदी की रैली हुई। दोपहर 2:30 बजे राजस्थान के अजमेर और पुष्कर में रैली हुई और शाम 5:15 बजे यूपी के गाजियाबाद में मोदी ने रोड शो किया। 6 अप्रैल को मोदी ने सुबह से शाम तक 1000 किलोमीटर से अधिक का सफर किया। 7 अप्रैल 2024 नरेंद्र मोदी दिल्ली से सुबह सुबह बिहार के लिए रवाना हो गए। सुबह 11 बजे बिहार के नवादा में मोदी की रैली हुई। दोपहर 2:15 बजे नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रैली की और शाम को 6:15 बजे मोदी मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे और वहां रोड शो करके प्रधानमंत्री दिल्ली वापस लौटे। इस तरह एक दिन में मोदी ने करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय किया। 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मेरी भावना है। आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नवादा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाजपा ने हमारे साथी मित्र विवेक ठाकुर जी को उम्मीदवार बनाया है। उनको दिया गया एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। 19 अप्रैल को कमल छाप उस पर दिया गया हर वोट विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। पिछले 6 दिनों में ही मोदी 2 बार बिहार जा चुके हैं। यूपी में 2 रैलियां और 1 रोड शो कर चुके हैं। 6 दिनों के अंदर अंदर मोदी 2 बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं। वो 2 बार राजस्थान जा चुके हैं और मध्य प्रदेश में 1 रोड शो कर चुके हैं। बिहार में 40 सीटें, यूपी में 80 सीटें, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, राजस्थान में 25 सीटें और मध्य प्रदेश में 29 सीटें। मोदी नॉर्थ इंडिया की 216 सीटों को मथनी की तरह मथ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपको लगता होगा साबी सर्वे वाले कहते हैं कि भाई इस बार तो 400 पार पक्का है। सारे अखबार वाले लिखते हैं 400 पार पक्का है। सब लोग कहता है कि भाई एनडीए का जय जयकार है। फिर लोग कहते हैं अरे इतना सारा हो रहा है, मोदी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? भाइयों बहनों, चुनाव तो आपने जिताना तय कर लिया है। मैं तो मेहनत इसलिए करता हूं कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। अपनों से मिलने का आनंद होता है, अपनों को मिलने से ऊर्जा मिलती है, अपनों को मिलने से प्रेरणा मिलती है और इसलिए मैं आपके बीच आता रहता हूं। और भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए। कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है।
अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। मोदी की रैलियां, मोदी के रोड शो विजिबल हैं। आप इनको टीवी पर देख लेते हैं, सोशल मीडिया पर इनके वीडियो देख लेते हैं, अखबारों में इनके बारे में खबरें पढ़ लेते हैं। हम आपको वो बताते हैं जो कोई नहीं बताता। मोदी ने बिहार में सबसे पहले जमुई को चुना क्योंकि वहां से चिराग पासवान के जरिए एनडीए पार्टनर्स को मैसेज देना था। मोदी दूसरी बार बिहार गए तो नवादा को सेंटर बनाया। नवादा मगध रीजन की सीट है। यहां से पश्चिम में भोजपुर की तरफ चलें तो विधानसभा चुनावों में आरजेडी और सीपीआई एमएल ने पूरा इलाका क्लीन स्वीप किया था। मोदी नवादा को सेंटर बनाकर पूरा मगध और भोजपुर जीतना चाहते हैं। कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की, मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो। वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन की वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। नवादा की सीट के बारे में दो बातें जान लीजिए। 14 के चुनाव में नवादा की सीट से गिरिराज सिंह चुनाव लड़े थे। 19 के चुनाव में नवादा की सीट से एलजेपी का कैंडिडेट लड़ा था और जीता भी था। रामविलास पासवान की पार्टी ने सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को टिकट दिया था। इस बार बीजेपी ने नवादा की सीट एलजेपी से ली और वहां अपना कैंडिडेट उतारा। बिहार में बीजेपी जातियों के समीकरण को एनडीए के कुनबे के तहत साध रही है, यानी कि जिस दल के साथ जो जाति विशेष पारंपरिक तौर पे जुड़ी हुई है उसको ज्यादा चटक रूप में संतुष्ट किया जाए। उदाहरण के तौर पे नवादा की सीट को लिया जा सकता है। बिहार में जाति है भूमिहार, जो कि बीजेपी के लिए बहुत एग्रेसिव सपोर्टर हमेशा से माने जाते रहे हैं। ऐसे में बेगूसराय से तो बीजेपी ने गिरिराज सिंह को एक बार फिर से उतारा। इसके अलावा नवादा की सीट एलजेपी के कोटे से ले ली। उस सीट के बारे में भी माना जाता है कि भूमिहार कैंडिडेट हो तो स्थिति ज़्यादा बेहतर रहती है, और इसलिए बीजेपी ने अपने राज्यसभा के मौजूदा सांसद विवेक ठाकुर को वो टिकट थमा दिया। हालांकि एलजेपी ने पुरजोर कोशिश की थी कि वो सीट अपने पास बरकरार रखे, क्योंकि इसके पहले सूरजभान सिंह के भाई वहाँ पर थे। लेकिन चिराग पासवान ने ये तो तय कर लिया था कि उनके भाई को टिकट नहीं देना है और ऐसे में किसी दूसरे भूमिहार चेहरे को उतारा जाए। लेकिन बीजेपी उन्हें ये समझाने में सफल रही कि भूमिहार का ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार बीजेपी से हो तो एनडीए के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, और ये रणनीति काम करती नजर आ रही है। बीजेपी हेडक्वार्टर के इलेक्शन वॉर रूम में क्लस्टर प्लान वाली स्ट्रेटजी तैयार की गई है। टॉप लेवल पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव अभियान समिति पूरे देश की 543 लोकसभा सीटों के लिए लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन देखती है। राज्यों की चुनाव अभियान समिति पार्टी रिसोर्सेज एंड लॉजिस्टिक यूज को कंट्रोल करती है। सभी 28 राज्यों को क्लस्टर में बांटा गया है। 3-3, 4-4 लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर क्लस्टर बनाए गए हैं। जैसे यूपी में 22 क्लस्टर हैं, बिहार को 10 क्लस्टर में बांटा गया है। हर क्लस्टर के अलग इंचार्ज बनाए गए हैं। जैसे यूपी में मंत्रियों को क्लस्टर का इंचार्ज बनाया गया है। क्लस्टर के हर डेवलपमेंट की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग होती है। क्लस्टर के नीचे हर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी
अपने अपने इलाके की टीम से सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैसेज नीचे से ऊपर तक जाता है और उसी चैनल से मैसेज ऊपर से नीचे तक पहुंचता है। राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़ा फर्क होता है। विधानसभा चुनाव में जरूरत के मुताबिक बाहर से कार्यकर्ताओं की टोलियां भेज दी जाती हैं। इससे लोकल लेवल पर कोई गुटबाजी हो तो वो भी कंट्रोल हो जाती है। लोकसभा चुनाव में यह संभव नहीं हो पाता क्योंकि हर राज्य में ही चुनाव हो रहे होते हैं। दूसरे राज्यों से वर्कफोर्स और कार्यकर्ताओं को भेजना संभव नहीं होता। लोकसभा चुनाव का कैंपेन स्टेट सेंट्रिक होता है, जिसमें स्टेट यूनिट ही प्रभावी होती है। राज्यों से रिक्वायरमेंट डिमांड होती है, तभी रीइंफोर्समेंट भेजी जाती है। नॉर्थ बंगाल के जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री को देखने, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए ऐसी भीड़ का इकट्ठा हो जाना, मैदान भर जाने पर लोगों का सड़क पर खड़े हो जाना, किसी नेता के लिए दीवानगी क्या होती है, ये इन तस्वीरों में दिख जाता है। दिन में रैली और शाम को रोड शो। मोदी मैक्सिमम विजिबिलिटी एंश्योर करके चल रहे हैं। रोड शो के लिए मोदी बड़े शहर को चुनते हैं, जैसे गाजियाबाद, जैसे जबलपुर। जैसे त्रिशूल की सारी शक्ति उसकी नोक में केंद्रित होती है, उसी तरह बीजेपी की सारी शक्ति उसके नेता में केंद्रित है। रीइंफोर्समेंट के लिए मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की फोर्स लग जाती है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम एक ही आवाज है, और वो आवाज है कि फिर एक बार, अब की बार। तो यह आवाज के साथ हम सबको जुड़ जाना है। बीजेपी की स्ट्रेटेजिक टीम को अच्छे से पता है कि अपने स्टार कैंपेनर के दौरे कहां लगाने हैं। जहां रणनीतिक बदलाव की जरूरत हो वहां अमित शाह भेजे जाते हैं। जहां हिंदुत्व पर हार्डलाइन लेनी हो वहां योगी आदित्यनाथ आगे किए जाते हैं। जहां पार्टी काडर को मोबिलाइज करना हो वहां जेपी नड्डा लगाए जाते हैं। लोकसभा प्रभारियों और क्लस्टर प्रभारियों की डिमांड पर राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, हिमंता बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता भेजे जाते हैं। नरेंद्र मोदी टॉप टू बॉटम हर लेवल पर फीडबैक लेते हैं। नमो ऐप के जरिए मोदी सीधे पार्टी वर्कर्स से कनेक्ट होते हैं। नमो ऐप पर आने वाले फीडबैक की प्रोसेसिंग के लिए मोदी ने अलग टीम लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा का टिकट बांटने से तकरीबन 3 महीने पहले नमो ऐप पर एक सर्वे शुरू किया था। सर्वे का सवाल था, आपके क्षेत्र का उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय सांसद के बारे में फीडबैक भी मांगा गया था। जबरदस्त फीडबैक भी आया। पीएम मोदी ने हर एक क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में जो धारणा बनाई, उसमें एक कारक ये फीडबैक भी रहा था। उसके आधार पर टिकट काटे भी गए, कोई कुछ बोल भी नहीं सका, क्योंकि राय सीधे जनता से थी और फैसला पीएम मोदी का था। पीएम मोदी एक बार फिर से इस ऐप का सहारा लेकर कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद कर रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका कितना सकारात्मक असर पड़ रहा होगा। जिस नेता की ख्याति दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की हो, वो अगर ग्राउंड पर मौजूद अपने कार्यकर्ता के साथ सीधी बातचीत कर रहा है तो उस कार्यकर्ता के लिए उत्साह की कोई सीमा ही नहीं रह रही। और ऐसे में स्थानीय उम्मीदवार को लेकर उस कार्यकर्ता के अंदर अगर कोई निराशा भी हो तो वो उस उम्मीदवार का चेहरा चुनाव में नहीं देखेगा, बल्कि उसे चेहरा नजर आएगा सीधे सीधे पीएम मोदी का। आपने ध्यान दिया होगा 24 के चुनाव में बीजेपी ने 2 ही नारों पर फोकस किया है, अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी। जो नारा यूपी के गाजियाबाद में लगता है, वही नारा राजस्थान के अजमेर और बिहार के नवादा में भी लगता है। अब की बार, अब की बार। मोबाइल मोबाइल यही नारा ट्रेवल करता है और जबलपुर में भी लाउडस्पीकर पर बजने लगता है। मोदी की पार्टी की फॉरवर्ड प्लानिंग कितनी जबरदस्त है, इसका एक और एग्जाम्पल बताते हैं। बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए 20 प्राइवेट जेट और 30 हेलीकॉप्टर बुक किए हैं। यह काम 3 महीने पहले ही कर लिया गया। कांग्रेस केवल 10 हेलीकॉप्टर ही बुक कर पाई। कांग्रेस ने जनवरी में बुकिंग प्लान करना शुरू किया, तब तक अधिकतर बड़ी कंपनियों की बुकिंग
फुल हो चुकी थी। इलेक्शन कैंपेनिंग सिंगल या डबल लेयर स्ट्रैटेजी से नहीं होती, इसके लिए मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, जिसमें बीजेपी ने मास्टर्स डिग्री हासिल कर ली है। मोदी के विरोधी खेमे के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले लोग भी कहने लगे हैं कि बंगाल में मोदी की सीटें बढ़ रही हैं, दीदी की सीटें घट रही हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। सर्वे भी इसी तरफ इशारा करते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी 22 सीटें जीत सकती है। 18 से उसकी टैली में 4 सीटों का इजाफा हो सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल की सीटें 22 से घटकर 19 पर आ सकती हैं और कांग्रेस 2 सीटों से घटकर 1 पर सिमट सकती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से ही बीजेपी की ये कोशिश रही है कि बंगाल की सत्ता में उसे एंट्री मिले और वहाँ की नंबर 1 पार्टी वो बन जाए। लेकिन 44 साल तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद बीजेपी का कोई असर वहाँ नजर नहीं आता था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि बंगाल में दीदी की पार्टी को पछाड़कर वहाँ की नंबर 1 पार्टी वो बन सकती है। इससे पहले के सालों में देखें तो बीजेपी ने कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन उसका कोई असर नजर नहीं आया। असर दिखना तब शुरू हुआ जब दिल्ली में पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला और बंगाल में कमल का आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बार के चुनाव की बात करें तो नॉर्थ बंगाल से बीजेपी ने सुकांता मजूमदार को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। जंगल महल वाले सुवेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया। दिलीप घोष की भी सीट बदल के उन्हें एडजस्ट कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने एक एयर टाइट कॉम्बिनेशन बनाया है ताकि दीदी की पार्टी को पछाड़ा जा सके। बिहार और बंगाल में रैली करने के बाद मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन में जबलपुर जाकर रोड शो करना ये मोदी ही कर पाते हैं।